साथियों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पहला चरण मैंने कल आपसे डिस्कस किया था और उसमें ये कहा था कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य की नीतियों के निर्माण के लिए वो जो है आधारभूत है। अगर राज्य उन नीतियों के आधार पर नहीं चलेगा तो अगले चुनाव में प्रजा या जनता उसको हटा देगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी नीतियां हैं, चाहे वो राज्य सरकार बनाए चाहे केंद्र सरकार बनाए, उसके लिए राज्यों के लिए ये अपरिहार्य है कि उन नीतियों को पालन करने में वो उनका पालन करें। लेकिन जहाँ तक अध्याय 3 मौलिक अधिकार की बात है तो मौलिक अधिकार में ये अंतर है कि मौलिक अधिकार मौलिक है और उसका हनन होने पर हम उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं और उसके माध्यम से हमें उसका हल मिल सकता है। यानी ये सरकार के लिए रोक लगाई गई है। और क्यों लगाई गई है इसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया था कि मानव तभी मानव बन पाएगा जब उसके पास स्वतंत्रता, समानता, धर्म की समानता, धर्म की स्वतंत्रता या सामाजिक और आर्थिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार से रक्षा होगी, तभी वो मानव रह पाएगा। नहीं तो मानव पशु हो जाएगा। और इसलिए मानव को मानव रहने के लिए और मानव को विकास के रास्ते पर लाने के लिए ये ज़रूरी है कि इन अधिकारों की रक्षा की जाए और न्यायालय इनकी रक्षा करने के लिए बाध्य है। लेकिन जहाँ तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए मौलिक हैं। सरकार के लिए उनके निर्माण के लिए आधारभूत संरचना की तरह है। ये उनको गाइडेंस देते हैं, उनको निर्धारित करते हैं कि आप किस तरह के नियम बनाएं। अगर उस तरह के नियम सरकार नहीं बनाएगी, अगर उदाहरण के लिए कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर ये कानून नहीं बनेगा तो जो भी ऐसे लोग हैं प्रभावित होंगे वो सरकार को वोट नहीं देंगे और अगले इलेक्शन में सरकार गिर जाएगी। या बच्चों के लिए कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार उनके पालन को देखेगी, उनका ठीक से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर इसके बारे में भी सरकार नियम नहीं बनाती है तो भी सरकार को जनता जो है अगले साल सत्ता से बाहर कर देगी। और यही कारण है कि आंगनबाड़ी जैसे विभाग जो है इसीलिए बनाए गए हैं कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की वहाँ पे केयर हो रही है, वहाँ प्रेग्नेंट महिलाओं की केयर हो रही है। तो इसका अर्थ ये है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ तक इनकी आधारभूत होने का मामला है, वो सरकार की पॉलिसीज़ के लिए आधारभूत हैं, यानी वो फंडामेंटल हैं, यानी उनको सरकार को मानना ही पड़ेगा। और सरकार अगर उनको मान करके नहीं चलती, उनके अनुसार से नीतियाँ नहीं बनाती, तो सरकार जब अगली बार जाएगी तो वो इसको न करने के कारण जनता उसको सत्ता से बाहर कर देगी। इसलिए सरकार के लिए भी ज़रूरी हो जाता है और संविधान के इस भाग को भी ज़रूरी हो जाता है पालन करना। अब आते हैं, आज हम 44 और 45 पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल सेक्शन अनुच्छेद 46 से लेकर के 51 तक डिस्कशन करेंगे। अब अनुच्छेद 46 कहता है कि जो भी शैक्षिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े कौन है? SC और ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हजारों वर्षों से वो विकास में पीछे हैं। तो उनके लिए हमें ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए कि जो उनके हित जो है वो संरक्षित हों। और इसी तरह का अगर अन्य कोई वर्ग आ जाता है जो उसके बराबर का है, कोई डिस्टिंक्ट क्लास आ जाता है, तो उसको भी हमें उसके भी शैक्षिक और सामाजिक हितों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। और इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं। अगर आप 47 को देखें तो 47 में ये कहा गया है कि जो लोगों का स्वास्थ्य है, जनता का स्वास्थ्य है, उसकी सरकार रक्षा करेगी। जनता के जो जो उनका रहन सहन का स्तर है उसके बारे में सरकार केयर करेगी। जनता जो है पोषण के स्तर को, कितनी उनको कैलोरी मिल रही है,
कितनी महिलाओं को मिल रही है, कितनी बच्चों को मिल रही है, क्या उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है कि नहीं उठाया गया है, और इसीलिए बीपीएल इत्यादि की भी गणना की गई है कि बीपीएल कौन होंगे। और आज हम जानते हैं, और इस तरह से कहा गया कि जो इंटॉक्सिकेशन ड्रग्स है, यानी जो कि ऐसी दवाएं या ऐसी पेय पदार्थ हैं जो लेते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है, सरकार उसके लिए भी केयर करेगी। और यही कारण है, अगर 46-47 को देखें तो दोनों मिला करके देखें तो एनएफएसए जो हमारा खाद्य संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। आखिर हम क्यों फ्री राशन दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि बच्चों को अच्छा राशन मिल सके, गरीबों को अच्छा राशन मिल सके, उनका पोषण हो सके, एससी और एसटी लोगों का गरीब पोषण हो सके। और अगर उनके आय के स्रोत सीमित है तो सरकार उनको मुफ्त में राशन दे रही है, ताकि उनके ये 46 और 47 में जो दिए गई आज्ञाएं हैं संविधान की, उसको माना जा सके। और सरकार इसके लिए कर रही है। और यही नहीं, सरकार आंगनबाड़ी में बच्चों के भी लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी कर रही है। तो सरकार के सभी काम 46-47 के अंतर्गत आ जाते हैं और 45 के भी अंतर्गत आते हैं। अगर हम 48 की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनका हमेशा वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण किया जाएगा, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग की जाएगी, उनकी ब्रीडिंग में सुधार किया जाएगा और इनकी संरक्षण किया जाएगा। किसी तरह से गौ हत्या नहीं की जाएगी या अन्य प्रकार के जो दुधारू जानवर हैं या गैर दुधारू जानवर हैं उनकी हत्या नहीं की जाएगी। सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। और इसके साथ ही 48 जो कि 42वें संविधान संशोधन के बाद लाया गया था, उसमें यह कहा गया है सरकार जो जंगलों में जो जंगल हैं उनकी रक्षा करेगी और जंगल में जो जंगली जानवर हैं उनकी भी रक्षा करेगी। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जंगल नहीं रहेंगे तो बरसात नहीं होगी और हम जो है बहुत तरह से हमारी हानियाँ हो सकती हैं। एक मामले में ये कहा गया कि अभी एक नया अधिनियम पारित हुआ है जिसमें ये कहा गया कि 1927 में जो ज़मीन जंगल के रूप में दर्ज थी या 1980 में दर्ज थी, वही जो है जंगल मानी जाएगी। और अगर किसी प्राइवेट लैंड पर या किसी व्यक्तिगत लैंड पर कोई प्लांटेशन है या झाड़ी है या और कोई इस तरह की चीज़ है जो कि दर्ज नहीं है खातों में जंगल के रूप में, तो वो नहीं माना जाएगा। इसके अलावा ये भी एग्जम्पशन दे दिया गया कि LAC और LOC पर सरकार उसके आसपास जो है कैंप बना सकती है, आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है, संरचनाएँ डेवलप कर सकती है, जिससे हमारी सुरक्षा हो सके वहाँ पर। तो ये भी कहा गया है। तो अब ये आर्टिकल 49 में ये सब चीज़ें कही गई हैं, 48 में ये सब चीज़ें कही गई हैं। 49 क्या कहता है? 49 कहता है कि अगर हमारी सांस्कृतिक विरासत की कोई चीज़ है, उदाहरण के लिए अगर लाल किला है या ताजमहल है या हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर है या हमारी अजंता की गुफाएं हैं या हमारी बाघ की गुफाएं हैं, तो या और भी ऐसी कोई चीज़ है जो सांस्कृतिक महत्व की चीज़ है, तो उसकी रक्षा जो है करना हमारा धर्म है। और सरकार इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बना चुकी है और 1951 से वो काम कर रहा है और इन सभी का जो है संरक्षण कर रहा है ताकि इस पर किसी तरह का बुरा प्रभाव न पड़े, ये ज़्यादा से ज़्यादा समय तक टिकाऊ रहें, इसका किसी तरह से विरूपित न किया जाए, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। तो आप देखें कि आर्टिकल 51 पर भी सरकार काम कर रही है, आर्टिकल 49 पर भी सरकार काम कर रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे। और अगर देखें 50 अनुच्छेद 50 को देखें तो इसमें कहा गया है कि जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उसको अलग कर दिया जाएगा। और इस सिद्धांत पर आधारित है कि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक ही हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो भी नियम गलत सही निकाले जाएंगे उनकी वैधानिकता जो है न्यायपालिका नहीं परखेगी। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका के लोग ही कार्यपालिका से आ रहे हैं, तो एक ही आदमी अपने ही मामले में जज हो जाएगा, उसी ने कानून बनाया है और वही जो है उसका निर्धारण करेगा कि उसका वैधता है कि अवैध है। और ये एक तरह से नो वन कैन बी ए जज इन हिज ओन केस, अपने ही मामले में कोई जज नहीं हो सकता, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। और इसीलिए अनुच्छेद 121 में संविधान के कहा गया है कि जो भी कार्रवाई कोर्ट में चलती है, जो भी आचरण है, बिहेवियर है, उसके बारे में किसी प्रकार का डिस्कशन लेजिस्लेशन में नहीं होगा, विधायिका में नहीं होगा, विधानसभा में नहीं होगा, विधान परिषद में नहीं होगा, लोकसभा में नहीं होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। 122 में सरकार ये कहती है, 122 में ये लिखा गया है कि अगर विद इन द 4 वॉल्स अगर विधायिका के अंदर कुछ हो रहा है, कोई भाषण दे रहा है या कोई अनियमितता है उसमें कार्रवाई में,
तो इस प्रकार की अनियमितताओं को सरकार जो है कोर्ट न्यायालय उसका संज्ञान नहीं लेगा। इसीलिए दोनों को क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 50 में कह दिया गया है कि दोनों अलग अलग रहेंगे, और ये इसलिए भी ज़रूरी है, तभी न्यायपालिका और कार्यपालिका ठीक से काम कर पाएंगे और तभी न्याय ठीक से मिल पाएगा। अनुच्छेद 51 ये कहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है, सुरक्षा है, उसको मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भंग हो, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग हो, जिस पर सीमाओं पर विवाद बढ़े, तो ऐसी चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं उनका भी हम पालन करेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हम पालन नहीं करेंगे तो फिर एक देश दूसरे देश की संप्रभुता पर हमला कर सकता है या एक प्रकार की एनार्की पैदा हो जाएगी। तो संप्रभुता को आदर करने के लिए ज़रूरी है कि हम शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखें और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी पालन करें। उदाहरण के लिए सरकार भारत का भी अंतरिक्ष चंद्रयान जो है उस पर गया है, चंद्रमा पर, और वहाँ पर मून एग्रीमेंट है। मून एग्रीमेंट के तहत वहाँ पर किस तरह के ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वहाँ पर कोई हम किलेबंदी नहीं करेंगे, कोई हम आर्मामेंट या हथियार का वहाँ पे भंडार नहीं बनाएंगे। तो ये मून एग्रीमेंट में लिखा हुआ है और भारत भी उसका हस्ताक्षर करता है, लेकिन भारत सरकार ने अब उसको रेटिफाई कहीं नहीं किया है, लेकिन बाद में सरकार उसको रेटिफाई कर देगी। इसी तरह से वियना कन्वेंशन है। वियना कन्वेंशन में ढेर सारे नियम कानून दिए गए हैं, युद्ध के बारे में और भी चीज़ों के बारे में कानून दिए गए हैं। उन कानूनों को सरकार को पालन करना होगा, या प्रत्येक सरकार को, देश की प्रत्येक सरकार को पालन करना, दुनिया की प्रत्येक सरकार को पालन करना होगा। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन चार्टर है, उस पर भी भारत जो है हस्ताक्षर करता है। 193 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं अब तक। तो ये सभी देश उसके जो भी नियम हैं, जो भी कानून उसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा परिषद द्वारा बनाए जा रहे हों, जनरल असेंबली द्वारा बनाए जा रहे हों, या कोई प्रस्ताव पारित किया जा रहा हो, संकल्प पारित किया जा रहा हो, तो इन सबको मानने का हम लोगों को आर्टिकल 51 ये कहता है कि हम इन सब नियमों को मानेंगे। तो आप ये देखें, इस पूरे विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, राज्य के नीति से तत्व उसके लिए एक मौलिक सिद्धांत है, और इन मौलिक सिद्धांतों का वो उसको पालन करना ही करना है। अगर उन सिद्धांतों का पालन नहीं करती तो जनता निश्चित रूप से अगली बार इलेक्शन में जाने पर उसको हटा सकती है। तो इसलिए उनको पालन करना है। हाँ, जहाँ तक मौलिक अधिकारों का संबंध है, मौलिक अधिकार तो ऐसे अधिकार हैं जो मानव को मानव बनाते हैं। मानव की परिभाषा तभी हो सकती है अगर उनको स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार उनको मिला हुआ है, और इसके अलावा कल्चरल राइट्स का अधिकार मिला हुआ है। तो ये सारे अधिकार अगर नहीं रहेंगे तो मानव कैसे रहेगा? मानव नहीं बन पाएगा, वो पशु बन जाएगा। इसलिए वो अधिकार उस पर रोक लगाते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका, इस तरह के कोई कानून नहीं बना सकती जिससे कि मानव का विकास न हो पाए। तो मानव को मानव बनाए रहने के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है, इसलिए सरकार पर एक प्रतिबंध है। लेकिन जहाँ तक मौलिक अधिकार, जहाँ तक राज्य के नीति तत्वों का मामला है, ये सरकारों के लिए एक मौलिक आधार है, मौलिक सिद्धांत है, और नीति निर्देशक तत्व, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको बनाने के लिए वो आधार स्तंभ है। अगर उनका वो उल्लंघन करती है तो निश्चित रूप से वो सरकार जनता के लिए नहीं काम कर रही, और जनता अगले चुनाव में उसको सत्ता से बाहर कर देगी। तो इस प्रकार ये हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्व है, ये भी बहुत ही मौलिक है और सरकार की नीतियों को बनाने में। तो इसी के साथ हम आज का ये यहीं पे विवेचन समाप्त करते हैं। अगले दिन हम जो है आपको आर्टिकल 44 और 45 के बारे में विस्तार से बताएंगे, और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के नियम हैं, विभिन्न प्रकार के कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट्स लेट डाउन किए गए हैं, उनकी जो विवेचना की गई है, उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। थैंक यू।